Now today we are going to talk about the vasopressin. आज हम लोग वेसोप्रेसिन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वेसोप्रेसिन हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों लोग आप लोग ठीक हो, कैसन हो? उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम वेसोप्रेसिन के बारे में जानते हैं कि वेसोप्रेसिन क्या है। वेसोप्रेसिन एक एंटी डायोरेटिक हार्मोन है जिसे आर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। और जो ये वेसोप्रेसिन है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो सिंथेसाइज होता है, वो हाइपोथैलेमस में होता है। तो हाइपोथैलेमस के कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक नर्व न्यूक्लाई में होता है। और ये यहाँ बन करके यहाँ से रिलीज होके स्टोर होके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर के स्टोर रहता है। Then after that, according to need of our body, vasopressin is released by the posterior pituitary. तो इस तरीके से जो है वेसोप्रेसिन जो है हमारे हाइपोथैलेमस वाले पोर्शन में बनता है एंड देन उसके बाद जो है वहाँ से रिलीज आउट होकर के बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ से रिलीज होता है। जो इसका मॉलिकुलर वेट होता है वेसोप्रेसिन का, वो होता है 1100 एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर है एंड हेयर इस तरह से ये नोना पेप्टाइडल हार्मोन है एंड नोना पेप्टाइडल हार्मोन मीन्स 9 पेप्टाइडल इसमें जो है बॉन्ड्स लगे हुए हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोना पेप्टाइडल हार्मोन। जहाँ पे आपको 1 और 6 पोजीशन पे आपको सिस्टीन रेसिड्यूज दिख रहा है एंड दिस बोथ सिस्टीन रेसिड्यूज इज एडेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो सल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से ये सिस्टीन रेसिड्यू जो है यहाँ पे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक हेक्सागोनल रिंग है, जो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें इस स्ट्रक्चर में आपको ये हेक्सागोनल रिंग दिख रहा होगा। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हेक्सागोनल रिंग दिख रहा है एंड यहाँ पे जो है 3 एमिनो एसिड का टेल लगा हुआ है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें करती है। वही चीज़ें हैं हमने जो बताई। ये यहाँ पे इस तरह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो है आके स्टोर रहता है और फिर यहाँ से वेसोप्रेसिन रिलीज होता है और जिस तरह का फंक्शन हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, नीड क्रिएट होता है, उस तरह से वो रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखिए हाइपोथैलेमस में फॉर्मेशन होता है और यहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होने के बाद ये आकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में आकर के ये स्टोर रहता है। स्टोर होने के बाद जो है ये यहाँ से एक्सक्रीट होता है। एक्सक्रीट होने के बाद सर्कुलेशन में आता है। सर्कुलेशन में आने के बाद जो डीसीटी होता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होता है। नेफ्रॉन्स में डीसीटी वाला जो पार्ट होता है उसको डिस्टल करोटिड ट्यूब्यूल बोलते हैं। वहाँ पे आकर के एक्स्ट्रा जो वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जिसके कारण जो यूरिन है रिजल्टिंग कंसंट्रेटेड होता है। नेक्स्ट चीज़ें ये भी डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे हाइपोथैलेमस में यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ। ठीक है, आर्जिनिन वेसोप्रेसिन यहाँ पे बनने के बाद जो है वो पैकेज्ड हुआ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स के फॉर्म में एंड वेसाइकल के फॉर्म में ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ। ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर के स्टोर हुआ और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज हो गया कहाँ पे? ब्लड में। तो क्या क्या फंक्शन होता है वेसोप्रेसिन का? तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वेसोप्रेसिन का, दिस आर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द डीसीटी। यानी कि जो नेफ्रॉन वाला पार्ट होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। ये वाला रीजन हो गया पीसीटी का एंड दिस आर द रीजन ऑफ डीसीटी, जहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट स्टार्ट हो जाता है इधर। एंड ये वाला जो रीजन होता है ये डीसीटी का रीजन होता है, इसको डिस्टल कंट्रेटिब्यूल बोलते हैं और ये नेफ्रॉन्स में होता है और नेफ्रॉन्स कहाँ होता है? किडनी में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है डीसीटी वाले पार्ट में, जिसके कारण यूरिन जो है वो कंसंट्रेट बाहर आता है। और ये प्रक्रिया कब होता है? तो ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है? चेक द डायूरेसिस। ये डायूरेसिस को चेक करता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसलिए इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ये असेंडिंग ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है। यानी कि जो ये वेसोप्रेसिन है ये स्पर्म को असेंड करता है फ्रॉम मेल सीमेन reached into the female cervix, and due to this hormone, particularly this hormone, this is the vasopressin hormone, this semen is reached at
the fertilization zone of the female, that is in the fallopian tube, and fertilization takes place here. तो यहाँ से ये जो है स्पर्म को जो है फीमेल के वजाइना से सर्विक्स से जो फेलोपियन ट्यूब है, जो किसे फर्टाइसन जंक्शन कहते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो दैट्स वाई दूसरा जो फंक्शन, नेक्स्ट तीसरा जो फंक्शन हो गया इसका क्या हो गया, असेंडिंग ऑफ स्पर्म। चौथा फंक्शन क्या है कि वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बॉडी के अंदर ब्लड के प्रेशर को मेंटेन रखने में, ये जो है आर्टरी और वेन को डायलेक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो रेगुलेट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो हेल्प इन मेंटेन ऑफ ऑस्मोलिटी एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद इट एसेस द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी कि ये ऑक्सीटोसिन का एक तरह से फ्रेंड कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन का फ्रेंड है ये। ठीक है, तो ये वैसोप्रेसिन जो है ऑक्सीटोसिन के फंक्शन में हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो वैसोप्रेसिन के फंक्शन में हेल्प करता है। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन रिगार्डिंग द वैसोप्रेसिन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है ये चलिए देखते हैं कि जो वैसोप्रेसिन है दैट इज V1 एंड V2 से रिप्रेजेंट किया गया है। V1 फॉर द ब्लड वेसल्स एंड V2 फॉर द किडनी, where the fluid reabsorption, that is the extra amount of excess water is reabsorbed in the kidney. तो V1 यदि वैसोप्रेसिन ब्लड वेसल्स में जो है आ रहा है तो इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, it helps in dilatation of artery and vein which regulate the flow of blood, resulting increased systemic vascular resistance, resulting the increased arterial pressure, जिसके कारण कि एक प्रॉपर जो है डायलेक्ट हो पाता है आर्टरी और वेन। इस तरीके से दूसरा जो है वो है किडनी रीअब्जॉर्प्शन। इसमें यहाँ पे भी क्या होता है कि किडनी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन होने के कारण क्या होता है कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो दोनों का जो परिणाम है इसका और इसका, दोनों का रिजल्टेंट इज द सेम, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल्स में वैसोप्रेसिन के प्रेजेंस के होने के कारण कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण कि वास्कुलर रेजिस्टेंस, सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और इसके कारण भी एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, आर्टेरियल प्रेशर, जिसको कह रहे हैं कि आर्टेरियल प्रेशर बढ़ रहा है। और दूसरा क्या है कि किडनी से भी एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, जिसके कारण ब्लड में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और उसके कारण भी जो है आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और इस तरह से कुछ पाथवे चलते हैं हमारी बॉडी में वैसोप्रेसिन से रिलेटेड, जो क्या क्या फंक्शन कर सकता है वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पे देखिए एडिनलेट साइक्लेज है। तो देखिए जीटीपी फॉर्म जो होगा वो एक्टिव फॉर्म होगा और जीडीपी फॉर्म जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो जब जीटीपी से बाउंड होगा, अल्फा सब यूनिट जो है जीटीपी से बाउंड होगा तो वो एक्टिव फॉर्म होगा, और जब ये एक्टिव फॉर्म होगा तो ये एसी को क्या करेगा, इन्हांस करेगा, एडिनलेट साइक्लेज को इन्हांस करेगा। और जब एडिनलेट साइक्लेज जो है इन्हांस होगा तो इसके कारण क्या होगा कि सीएमपी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। साइक्लिक एएमपी के प्रोडक्शन के कारण क्या होगा, पीकेए ज़्यादा होगा। पीकेए जो है इंक्रीज होगा। पीकेए इंक्रीज होने के कारण क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे एक्वापोरिन 2 चैनल प्रेजेंट है, ये चैनल ओपन हो जाएगा। ये चैनल ओपन होने के कारण क्या होगा कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना था किडनी में वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें क्या है, V1R यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे इट्स फॉर ब्लड वेसल्स के लिए यहाँ पे चीज़ें चलिए, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे डाइमर फॉर्म में आपको दिख रहा है, अल्फा और बीटा फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पे जीटीपी लगा हुआ है यानी कि एक्टिव फॉर्म है, और जब ये एक्टिव फॉर्म है तो ये क्या करेगा, पीएलसी बीटा को एक्टिवेट करेगा। पीएलसी बीटा क्या करता है कि पीएलसी बीटा एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एंजाइम है जो कि PIP2 को क्लीव कर देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जीटीपी फॉर्म एक्टिव फॉर्म है, और जब जीटी फॉर्म एक्टिव फॉर्म है यहाँ पे तो ये क्या करेगा, एक्टिव कर देगा किसको, पीएलसी बीटा को। पीएलसी बीटा को जब एक्टिवेट करेगा तो ये पीएलसी बीटा क्या करेगा कि PIP2 को क्लीव करेगा। PIP2 को किसमें किसमें क्लीव करेगा, तो एक IP3 में और एक डैग में। ये डैग यहाँ है और IP3 यहाँ है, तो PIP2 को क्लीव करेगा डैग और IP3 में। कौन करेगा, पीएलसी बीटा करेगा।
उसके बाद IP3 और डैग में जो है इसको कन्वर्ट हो चुका है, PNC बीटा ने PRP2 को क्लीव कर दिया है IP3 एंड डैग में। तो जो डैग होता है ना वो डरपोक होता है, डरपोक होने के कारण ये मेम्ब्रेन में ही लगा हुआ होता है, और जो IP3 है वो वहाँ से रिलीज होकर के वो आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने के बाद ये कैल्शियम आयन चैनल को ओपन कराता है, एंड कैल्शियम आयन चैनल को ओपन कराने के बाद जो कैल्शियम आयन है ये यहाँ से रिलीज होकर के कैल्शियम आयन बाहर आ जाता है। मतलब ER में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है और उसको निकलवाने का काम IP3 करता है। जब IP3 आता है ER में एंटर करता है, एंटर करने के बाद जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाता है, और कैल्शियम चैनल ओपन होने के बाद वहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज आउट हो जाता है, और ये कैल्शियम आयन आकर के बाहर वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है। कैल्शियम पंप मीडिएटेड जो भी फंक्शन होता है उससे को ये रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में, चाहे वो किडनी में रीअब्जॉर्प्शन के लिए हो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर का, या फिर ब्लड में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो, तो इस तरह से रेगुलेट होता है। V2R दिस, इधर का जो भी चीज़ें हमने बताया इट्स फॉर किडनी, एंड इधर की जो चीज़ें बताया वो हमने बताया फॉर ब्लड वेसल्स के लिए। V1R आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे V1 फॉर ब्लड वेसल्स एंड V2 फॉर किडनी। ठीक है, इस तरीके से ये जो चीज़ें था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, आप तो यहाँ पे जो चैनल है कैल्शियम आयन का वो है IP3 गेटेड चैनल। ठीक है, तो जिसके कारण IP3 एंटर करता है, कैल्शियम आयन जो है वो बाहर आता है। तो ये मैकेनिज्म एक्शन था ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो है V1 रिसेप्टर होता है एंड ADH एक्ट ऑन V1 रिसेप्टर। तो यहाँ पे भी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे V2 रिसेप्टर है एंड V1R दैट इज V1 रिसेप्टर है। ठीक है, तो V1 रिसेप्टर एंड V2, V स्टैंड फॉर जो है वेसोप्रेसिन एंड R स्टैंड फॉर रिसेप्टर। ठीक है, तो ADH एक्ट ऑन V1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा जिसके कारण कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स होगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज करेगा क्या, ब्लड प्रेशर को। तो जो चीज़ें हमने बताया है उसको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया हुआ है कि ब्लड वेसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जो है V1 रिसेप्टर पे आकर के ADH यानी एंटीडायरेटिक हार्मोन जो है आकर के बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या होगा कि जो है फिर जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आकर के ये बाइंड करेगा V1 के साथ, V1 रिसेप्टर के साथ आकर के बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद GTP वाला पोर्सन एक्टिव हो जाएगा, GTP से बाइंड करेगा। तो GDP को रिप्लेस करके GTP से बाइंड करेगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद PRP2 एंजाइम, बीटा एंजाइम जो है वो PLC बीटा जो है वो PRP2 को क्लीव करके IP3 और डैग में कन्वर्ट कर देगा। डैग डरपोक होता है, इससे अंदर रहेगा, और जो है IP3 जो है वो आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहाँ से कैल्शियम आयन को रिलीज कराने का काम करेगा, जिसके कारण क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा एक्शन इसका क्या होता है, जो कैल्शियम आयन हमने बताया कि उसका जो फंक्शन होता है वो स्मूथ मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्टेड करने में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करने में, इवेक्युलेशन करने में, एक्सपल्शन ऑफ गैसेस में, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में। तो ऑल दीज आर द एक्स्ट्रा फंक्शन ऑफ दी वेसोप्रेसिन। तो इस तरीके से एक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरा ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 2। इस तरह से V1 रिसेप्टर एक्शन ऑफ ADH है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा वासोरेक्टर को, डिमिनिश, उसके बाद ब्लड फ्लो जो टू इनर मेडुला को डिमिनिश करेगा एंड प्रिवेंट यूरिन फॉर्मेशन को रोकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीज़ें चलती हैं। तो इस तरीके से जो है चीज़ें, ये जो आप देख रहे हैं गोला गोला करके जो आपको दिख रहा है, दीज आर द वेसोप्रेसिन। और ये जो आपको बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दीज आर द रिसेप्टर्स। तो ये वेसोप्रेसिन जो है, ये वेसोप्रेसिन आकर के ये V2 रिसेप्टर से आकर के बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद जो है एक्वापोरिन चैनल ओपन हो जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो वाटर था उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है ना। यदि बात करें कि ये रिसेप्टर ना हो, सॉरी वेसोप्रेसिन ना हो तो क्या होगा, तो ये V2 रिसेप्टर है और वेसोप्रेसिन नहीं होगा तो क्या होगा कि इसके आगे का फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, ये बाइंड ही नहीं करेगा। बाइंड नहीं करेगा तो नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। तो जब बाइंड होगा वेसोप्रेसिन V2 रिसेप्टर से तो एक्वापोरिन ओपन होगा, एक्वापोरिन ओपन होगा तो क्या होगा कि वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण रिजल्टिंग क्या होगा कि वो यूरिन कंसनट्रेट होगा। ठीक है, फ्री वाटर क्लियरेंस जो है वो डिक्रीज होगा, सीरम सोडियम जो है वो कम होगा। उसके बाद अगर
ये ऐसा होता है, यानी कि अगर जो है V2 रिसेप्टर से जो है वैसोप्रेसिन आकर के नहीं बाइंड करता है, पूरा प्रोसेस क्लोज होता है, तो उस समय क्या होगा कि यूरिन डाइल्यूट होगा, फ्री वाटर क्लियरेंस इंक्रीज हो जाएगा और सीरम सोडियम जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरह से है कि आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आई थिंक बचपन से देखते आ रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये किडनी के का अंदर है, और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने यहाँ चीज़ें करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं ये ATH एंटीडायरेटिक हार्मोन है, बाइंड किया, एंड उसके बाद इसका फंक्शन जो है रेगुलेट होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट सेल में आया, कलेक्टिंग डक्ट सेल्स जो है वो, वहाँ पे क्या होगा कि वाटर की परमिटिविटी इंक्रीज होगी, वाटर की परमिटिविटी इंक्रीज करने के बाद क्या होगा कि ल्यूमेन वाटर जो है वो इंटरस्टिशियम में डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद मैकेनिज्म एक्शन आप देख सकते हैं कि V2 रिसेप्टर के साथ जो है बाइंड करेगा वैसोप्रेसिन, और उसके बाद जो है एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन होने के कारण जो है CAMP साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो हमने अभी मैकेनिज्म आपको दिखाया है वही चीज़ें आपको एक थियोरेटिकल चीज़ें समझाई गई है कि जब वैसोप्रेसिन V2 रिसेप्टर के साथ आगे बाइंड करेगा, एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट यानी कि GTP लगेगा तब एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इसके कारण क्या होगा कि साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन बढ़ेगा, साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन बढ़ने के कारण क्या, और ये साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन इस बात पे भी डिपेंड करता है, प्रोटीन काइनेज A पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये साइक्लिक AMP बढ़ेगा तो प्रोटीन काइनेज A भी बढ़ेगा, और जिसके परिणाम क्या होगा कि फॉस्फोराइलेशन रिलीवेंट प्रोटीन प्रमोट एक्वा प्रोटीन, यानी कि जो एक्वापोरिन जो है वो चैनल ओपन हो जाएगा। एक्वापोरिन चैनल ओपन होने के कारण क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, यानी कि जो वाटर है एक्सेस वो वहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा कि जो मोर एक्वस चैनल हो जाएगा होगा वो एपिकल मेम्ब्रेन में इंसर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और देन रिजल्टिंग क्या होगा कि जो वाटर परमिटिविटी ऑफ CD सेल है इंक्रीज करेगा, एंड यूरिन को ज़्यादा यूरिन होने से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा। तो ये एक तरह से मैकेनिज़्म था कि कैसे मैकेनिज़्म होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वैसोप्रेसिन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ एंजॉय करते रहिए। एंड कोरोना का टाइम चल रहा है, बच के रहिए, बाहर जाने के लिए मास्क पहनिए, एंड स्टीम वाटर स्टीम लीजिए, ठीक है। खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए, खुश रहिए, और फैमिली को भी खुश रखिए।